is DM Ramteke, Assistant General Manager HRD. On behalf of RCF and behalf of HRD, I welcome to all of you here this excellent webinar. To dear participants and colleagues and friends, welcome to all of you here this excellent webinar. इसके पहले हमने काफी वेबिनार किए हैं और ये फैकल्टी बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है फाइनेंस के बारे में, तो शायद आपको पता होगा पहला वेबिनार हमने किया था फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ क्रिएशन, ये हमने वेबिनार किया था। उसके बाद हमने किया था कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओके फॉर द एम्प्लॉइज, ये हमने किया था। उसके बाद फिर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉइज, ओके ये ईडी थल के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने किया था। और आज का बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे से सैलरी से रिलेटेड ये टॉपिक है, हमारे जॉब से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो जो आज का जो टॉपिक है वो ओवरव्यू ऑफ यूनियन बजट 2021-22 फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। और आज के जो फैकल्टी है बहुत ही एक्सपर्ट है, ये उनका लॉकडाउन के पीरियड में ये 4th नंबर का वेबिनार है, आरसीएफ में वो कर रहे हैं। और उनका नाम है स्मितेश भोसले जी, ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए ये मोस्टली वेबिनार अपना हिंदी और मराठी में चलेगा, और कुछ शब्द हो कि जो अपने हिंदी मराठी में इनकन्वीनियंट नहीं लगते हैं तो वो कंफर्टेबल अपने को इंग्लिश में बताएंगे वो। और मेरे बाद एक मेरे कलीग्स है वो इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद फैकल्टी स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में एंड में अपन जो अपने वीडियोस है वो अपन ऑन करेंगे। तो सोशल मीडिया के लिए अपने को आरसीएफ के सोशल मीडिया पे फोटो डालने के लिए अपने को वीडियो हम लोग ऑन करेंगे, फोटो लेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर होके फिर अपन उठक फैक्स करेंगे। तो ये इस बार अपना इस प्रकार अपना ये प्रोग्राम चलेगा। तो मैं मेरे जो कलीग्स है अमित पाटिल जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो स्मितेश भोसले जी है उनका परिचय देंगे आज के जो फैकल्टी है। तो ओवर टू अमित पाटिल सर। अमित, आवाज नहीं आ रहा है सर, इनका अनम्यूट करा दीजिए। हाँ एक्चुअली सर पार्टिसिपेंट खुद कर सकते हैं अनम्यूट, तो एक मिनट हो गया अभी हाँ हो गया अभी हो हाँ गया। हाँ एनीवन कैन अनम्यूट, बाद में तो क्वेश्चन आंसर के लिए भी यूज कर सकते हैं। शायद नहीं आ रहा ना सर वॉइस, अभी आ रहा है? हाँ यस सर। मैं फैकल्टी का इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं। आज के जो फैकल्टी है मिस्टर स्मितेश भोसले, वे एक चार्टेड अकाउंटेंट है। उन्होंने सीआईए यूएसए से किया है और सीसा यूएसए। उनको 2 डिकेड से भी ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इन फील्ड में। ही हैज़ लेड सीनियर पोजीशंस विद कंपनीज लाइक अर्नस्ट एंड यंग, डिलॉयट, वोडाफोन, मार्श और डीएचएल ग्लोबल में। करंटली वे एक मैनेजिंग पार्टनर है मिस इवालुएंज मुंबई में। उन्होंने he has conducted a number of workshops on financial planning for multiple corporate, और उन्होंने मोर देन 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको मल्टीपल इंडस्ट्रीज में, एमएनसी कंसल्टिंग फर्म्स और वेरियस अदर कंपनीज में। उनको he has worked in India, लंदन एंड टर्की एक्सटेंसिवली। उनको एक्सपीरियंस है कोर बिजनेस लाइक ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, आईटी, मेंटेनेंस, एचआर, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिट में अक्रॉस मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग में वेरियस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बैंक्स, एमएनसीज, एमएसएमईज और इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस में इम्पार्ट किया है टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। वे कॉर्पोरेट ट्रेनर है, फाउंडर है एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ मिस इवालुएंज मुंबई के। he also manages his individual and family wealth and guides people from multiple backgrounds to create a robust and healthy financial plan and aim for significant wealth creation over a period of time. उन्होंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं, सक्सेसफुल रिटायरिंग प्लानिंग के वर्कशॉप किए हैं एट ट्रॉम्बे यूनिट एंड थल यूनिट में। और आज के जो कंटेंट्स है जो आज के टॉपिक के, वो है ओवरव्यू ऑफ बजट चेंजेस, impact analysis, positives and limiters for salaried employees, tax planning and investments for salaried employees, a brief related to employers' perspective, etc.
मैं इसके साथ ही मिस्टर स्मितेश भोसले जी को हैंड ओवर करना चाहता हूँ फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ सेमिनार कंडक्ट करने के लिए। हाँ, थैंक यू रामटेके सर आणि थैंक यू पाटिल सर और पहले तो ये अपॉर्चुनिटी के लिए कि बजट के बारे में कुछ हम डिस्कशन कर सके आज के वेबिनार में। तो मैं स्ट्रेट एकदम टॉपिक पे आता हूँ। तो बजट में तो वैसे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। आपको स्क्रीन पे भी विजिबल होगा, जस्ट हमने टॉपिक लिखा है यूनियन बजट और पर्सपेक्टिव। तो फाइनेंस एक्ट में चेंज होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज हुए हैं और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं। वैसे तो मोर देन 200-300 चेंजेस है, लेकिन उन चेंजेस में से अगर हम सैलरीड या एम्प्लॉयड पर्सन की बात करें, तो वो कौन से चेंजेस है जो हमें इम्पैक्ट करेंगे और उसका हम फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगा अभी। तो ऐसे तो बजट में बहुत सारे एरियाज़ हैं, लेकिन जो चुन के मैंने कुछ 11-12 इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स लिए हैं, जो कि डायरेक्टली शायद अगर हम रीड करने जाए बजट को तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उस तरह के कुछ चुनिंदा चेंजेस हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैंने कोई ऑर्डर नहीं रखा है क्योंकि हर जगह पे टैक्स में कुछ चेंजेस है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट में चेंजेस है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आप शेयर करने की कोशिश करूँगा और उसका हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहला टॉपिक बाय टॉपिक देयर आर सम 12-13 चेंजेस। उसके बाद फिर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे। तो पहला तो ये एक स्क्रीन पे मैं कुछ लिख भी रहा हूँ, आई थिंक वो भी विजिबल होगा ना, आपको विजिबल है? हाँ सर, दिख रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ। ओके, तो अभी अगर एक हम बात करें तो हमारे कंट्री में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो हाँ डेवलपमेंट स्टेज पे है और काफ़ी सारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हो ही चुकी है। हम जहाँ भी रहते हैं, हमारा नेटिव प्लेस भी है या कोई और स्टेट में हम ट्रैवल करते होंगे, तो हमने देखा होगा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो वगैरह सब डेवलपमेंट में है। लेकिन गवर्नमेंट को एक दिक्कत जो आ रही है वो है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो फंड्स है वो भारी मात्रा में लगते हैं और उसको कैसे हम रेज़ करें, वो थोड़ा क्वेश्चन है अभी। तो इसके लिए एक नया प्लान आया है, मतलब ये पहले भी था, लेकिन अभी ये बजट में उसको फॉर्मली अनाउंस किया है। वो चीज़ को हम बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। तो इसका मीनिंग है कि जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है, उसको कैश में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो एक योजना बनाई है जिसमें लिखा है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो इसका क्या मतलब है, मतलब हमारे लिए इसका क्या मतलब है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जैसे सिंपल अगर एग्जांपल ले तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, हम सब वहाँ पे ट्रैवल कर चुके होंगे और आपने देखा होगा इतनी गाड़ियाँ वहाँ पे जाती है, बड़ी से छोटी सब कोई। और टोल का जो कलेक्शन है वो तो काफ़ी है, मतलब दिन में करोड़ों के ऊपर टोल का कलेक्शन जाता होगा। लेकिन और एक एक्सप्रेसवे बनाना है तो फिर से फंड्स रेज करो, ये प्रॉब्लम आता है। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि ऐसे जो एसेट है मुंबई पुणे टोलवे जैसे, ये ऑलरेडी कैश कमा के दे रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। तो अगर इसी एसेट को, जो कैश है जो अभी आने वाला अगले 10 साल 20 साल के लिए जो कैश आने वाला है, अगर हम उसको इकट्ठा करके एक साथ ले लें किसी से, तो वो पैसा भी आ जाएगा हमारे पास और जो मुंबई एक्सप्रेस वे चलाना चाहते हैं वो चला भी लेंगे, उनको उससे इनकम मिलेगा। लेकिन हमारे पास इकट्ठा पैसा आ जाएगा और हम वो पैसा कोई दूसरा एक्सप्रेस वे बनाने में लगा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एसेट्स हैं जो गवर्नमेंट बेचना चाहती है। बेचना मतलब ओनरशिप गवर्नमेंट का ही रहेगा, लेकिन उसके बेसिस पे फंड्स रेज करेंगे। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के कुछ एसेट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं जो काफ़ी अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, पाइपलाइन है, तो रेलवे के एसेट्स है, रेलवे के पास काफ़ी सारा लैंड है जो अनयूटिलाइज्ड है। तो इन सब चीज़ों को अगर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना बेचे, बेचना नहीं है लेकिन यहाँ पे राइट्स बेचने हैं। राइट्स बेचने हैं मतलब टोल कलेक्शन ऑपरेट करने के राइट्स अगर बेचेंगे तो गवर्नमेंट को इससे काफ़ी पैसा मिल सकता है। तो इसमें हमें क्या फ़ायदा है? तो इसमें जो हमें एडवांटेज आएगा वो है कि अभी गवर्नमेंट जैसे ये एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे तो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, मतलब जैसे बॉन्ड्स,
डिबेंचर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो पैसे की बहुत ज़रूरत है, मतलब काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो आने वाले 4-5 सालों में हमें दिखेंगे कि काफ़ी सारे बॉन्ड्स मार्केट में आ रहे हैं, जो एक अच्छा ब्याज रेट हमें देंगे। अभी अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6%, 5 से 6% हमें ब्याज मिल रहा है, कोई भी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट पे, मतलब कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पे जो सेफ़ होती है। लेकिन एसेट मोनेटाइजेशन के बाद ये पॉसिबल होगा गवर्नमेंट को कि नए तरह के डिबेंचर बॉन्ड लाएँ, और उस पे पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसके लिए 7%, 8%, 9% इस तरह से हमें ब्याज मिलेगा, ये आशा है। और चूँकि ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड एसेट है, इसमें सेफ्टी लेवल काफ़ी अच्छा है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डिबेंचर मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो 7% से ऊपर रिटर्न दे रहे हैं। और अभी रेलटेल, जो रेलवे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, उनका भी आईपीओ मार्केट में आ रहा है। तो अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एक व्यक्तिगत डिसीजन है, लेकिन इस इनिशिएटिव की वजह से गवर्नमेंट को जो आइडल एसेट्स जो पड़े हुए हैं, उनसे इनकम कमाने का मौका मिल रहा है। और हमें एज अ इन्वेस्टर या इवन एज अ सैलरीड एम्प्लॉय हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एफडी के अलावा थोड़े और सेफ इन्वेस्टमेंट्स में करने का मौका। तो पूरा जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो है करीब करीब 1000 करोड़, मे बी 10,000 करोड़ या 1 लाख करोड़, उसके ऊपर अमाउंट जमा करना। तो अब इतना पैसा चाहिए तो मार्केट में तो जाना ही पड़ेगा। तो जब मार्केट में ये सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे, तब हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप रेगुलरली पेपर में देखते रहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवे, इनके जो एसेट्स हैं उसके बिहाफ पे अगर फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो ये बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ हमें मार्केट में मिलेंगे, और इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हम थोड़ा अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान हमारे लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है, जैसे ही मार्केट में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। तो ये एक इनपुट मैं बताता हूँ। और पावर ग्रिड जैसे जो एसेट्स हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करेंगे, जिस पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ब्याज रेट 8 से 9% के ऊपर हो सकता है। तो हमें 2 या 3% का फ़ायदा होगा, और ये भी काफ़ी सेफ एसेट्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, जो कि हमारी देश की अभी मूलभूत मतलब ज़रूरत है। तो ये हो गया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। उसके साथ ही अब आप हमने सुना होगा कि जैसे एयर इंडिया गवर्नमेंट ने सेल करने के लिए निकाला है, और काफ़ी एयरलाइन कंपनीज इसके लिए बिड कर रही हैं। तो पूरा जो बजट में टारगेट दिया है निर्मला जी ने 1.75 लाख करोड़ का, तो करीब करीब मतलब 2 लाख करोड़ का टारगेट है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट करने का। तो इसमें हमें क्या फ़ायदा है एज अ सैलरीड एम्प्लॉय? हमें ये फ़ायदा है कि ये जो सारी कंपनीज़ है, बीपीसीएल, आईडीबीआई, भारत अर्थ मूवर्स, पवन हंस हेलीकॉप्टर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये जो सारी एंटिटीज़ है, उसका हमें डेफिनेटली आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस तरह के आईपीओ के ऊपर ध्यान रखें, और जहाँ भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कोशिश करें। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? जैसे ही आईपीओ मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो इस आईपीओ की वजह से हमें एक अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं, और हम देश की प्रगति में भी शामिल हो सकते हैं। और ये जो सब एसेट्स है, कंटेनर कॉरपोरेशन, भारत अर्थ मूवर्स, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये काफ़ी प्रीमियम एसेट्स है। ये एसेट कोई प्राइवेट कंपनी को अगर बनाना चाहे तो ये तो मतलब सालों लग जाएंगे। और ये जो एसेट्स है गवर्नमेंट अभी आईपीओ के ज़रिए पब्लिक को इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करेगी। और सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि अभी हमारे लिए अ, जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होने वाली है वो है एलआईसी। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में हमारी सबकी तो पॉलिसी है ही, अब हमें मौका मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के ओनर बनने का। अभी तक हम पॉलिसी ओनर थे, लेकिन जैसे एलआईसी का आईपीओ मार्केट में आएगा, वैसे हम एलआईसी के भी ओनर बन सकते हैं। तो
हमें ना ही LIC से मतलब अच्छा रिटर्न मिलेगा, बल्कि LIC जो प्रॉफिट अलग से कमाते हैं उसका भी डिविडेंड हमें मिलेगा। तो हमारा जो LIC के साथ पार्टिसिपेट होने का जो ज़रिया है, उससे हमें अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। तो पॉलिसी के रिटर्न्स भी मिलेंगे, और जब हम LIC की पॉलिसी खरीदते हैं तो LIC को फ़ायदा होता है, तो उस फ़ायदे में भी हमारा हिस्सा रहेगा। अब ये सब बोनस, लॉयल्टी बोनस एडिशन के अलावा, क्योंकि अब हम ओनर बन चुके हैं LIC के, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप न्यूज़पेपर में इन सब IPO की तरफ ध्यान दें, नए जो इनिशियल पब्लिक ऑफ़र आएंगे, और कोशिश करें कि कुछ क्वांटिटी में आप ये सारे IPO को अप्लाई करें और इस इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक बनाए रखें, क्योंकि इनका रिटर्न एकदम से नहीं आएगा, लेकिन 8 साल 10 साल का अगर हम होराइजन रखते हैं तो डेफिनेटली ये जो पब्लिक सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एसेट है उससे हमें अच्छा रिटर्न मिलने की अपेक्षा है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में अभी जानकारी दी है मैंने। उसके बाद अब ये सबसे थोड़ी दिक्कत वाली बात है जो ये बजट में अनाउंसमेंट हुई है, तो क्या है, एडिशनल TDS ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। तो अभी हम सैलरीड एम्प्लॉय हैं और हमारा जो TDS है वो हमारे एम्प्लॉयर डिडक्ट करते हैं हर महीने। हम साल के स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देते हैं, और इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन लेने के बाद अ, हमारे एम्प्लॉयर बाद में फिर फरवरी में, जैसे अभी फरवरी का महीना शुरू है, तो हम सब लोग शायद जुटे होंगे प्रूफ सबमिट करने के लिए। तो प्रूफ सबमिट करने के बाद अगर TDS कम हो सकता है तो कम हो जाता है, नहीं तो जितना अमाउंट है वो एम्प्लॉयर डिडक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा कर देते हैं। तो अभी क्या है, लेकिन तो एम्प्लॉयर से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, लेकिन अगर हमने कहीं बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखे होंगे, कहीं हमने इन्वेस्टमेंट्स रखे होंगे, तो गवर्नमेंट का ये नया जो रूल है अभी इनकम टैक्स में, कि अगर हमने रिटर्न फाइल किया नहीं होगा पिछले 2 सालों के लिए, तो जो हमारा TDS वो काटेंगे वो डबल रेट पे काटेंगे। तो इससे तो हमें थोड़ा नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा कि ज़्यादा हमारा टैक्स कट जाएगा, कम पैसा हाथ में आएगा। तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सैलरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बाकी जो पेमेंट्स है जो हमें और ज़रियों से आएंगे, जैसे FD के ऊपर ब्याज या इन्वेस्टमेंट का इनकम, उस पे हमारा ज़्यादा TDS कट सकता है अगर हमने पिछले 2 साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए है। तो अब इससे कैसे बच सकते हैं? पहली बात तो, अगर लास्ट ईयर आपने रिटर्न फाइल किया है तो बहुत अच्छी बात है। इस साल भी जैसे मार्च ख़त्म हो जाता है तो आप रिटर्न फाइल करिए और उसके पूरे रिकॉर्ड रखिए। और अगर आपकी फैमिली में, जैसे आपके अलावा आपके फैमिली में जो इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट वगैरह जैसी इन्वेस्टमेंट करके रखी है और जिनका इनकम 2.5 लाख से कम है या 3 लाख से कम है, अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन वो जब 15H फॉर्म सबमिट करेंगे बैंक में, तभी 15H फॉर्म के साथ अगर वो पिछले 2 साल का रिटर्न की भी कॉपी जोड़ देते हैं, जस्ट फर्स्ट पेज, और एक कवरिंग लेटर बनाना है जिसमें लिखना है कि देखिए हमने ये 2 साल के रिटर्न फाइल किए, उसकी एक्नॉलेजमेंट है, और ये हमारा 15H फॉर्म है अगर आप TDS से एग्जम्पशन चाहते हैं तो ये तीनों डॉक्यूमेंट, 2 साल के रिटर्न की कॉपी और 15H फॉर्म अगर हमने बैंक में सबमिट कर दी, तो फिर हमारा TDS बैंक नहीं काटेगा। और लेट से हमने 15H नहीं भरा है, क्योंकि अभी तो हम सैलरीड एम्प्लॉय है, हमें टैक्स तो लगता है, तो आप बैंक में या जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट की हो, वहाँ पे आप 2 साल की रिटर्न की जो फर्स्ट पेज की कॉपी है वो आप दे सकते हैं विद अ कवरिंग लेटर। और कवरिंग लेटर में ये लिखना है कि ये कॉपी हम सबमिट कर रहे हैं ताकि आप हमारा एक्स्ट्रा TDS नहीं काटें। जो नॉर्मल रेट एप्लीकेबल है उससे जो TDS काटना बनता है वो तो काटेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा मत काटिए, क्योंकि हम रिटर्न फाइलर है, हम कंप्लायंट लोग हैं। तो अगर हमारा ये कंप्लायंस है तो अच्छी बात है। तो इससे क्या सीख मिलती है हमें कि अगर हमारे फैमिली मेम्बर में इनकम अर्नर है तो वो ज़रूर रिटर्न रेगुलरली फाइल करें, क्योंकि अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जिनसे भी हमें ब्याज मिलेगा या कुछ डिविडेंड मिलेगा, वो हमारा दुगनी रेट पे टैक्स काटने वाले हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि
टाइम टू टाइम हर साल हम रिटर्न इसको फाइल करें, और इसकी कॉपी जहाँ भी हमने इन्वेस्टमेंट्स की है उनको लेटर के थ्रू सबमिट करें, और लेटर की एक्नॉलेजमेंट ज़रूर लें, ताकि आगे वो नहीं कह सकेंगे कि हमने देखो आपने मुझे सबमिट नहीं किया, इसके लिए मैंने ज़्यादा रेट पे टैक्स डिडक्ट किया। तो पहली बात तो रिटर्न फाइल करना है, दूसरी बात 2 साल के रिटर्न की जो फर्स्ट पेज की कॉपी है वो सबमिट करनी है, और तीसरी बात ये है कि सबमिट करने के बाद हमें जिनको सबमिट की है उनकी एक्नॉलेजमेंट लेना भी ज़रूरी है, स्टैम्प सिग्नेचर। फिर अभी ये जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो एम्प्लॉयर को लागू होती है, लेकिन आरसीएफ जैसी कंपनी को ये एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयर हैं वो हमेशा टाइम पे ही डिपॉजिट करते हैं हमारा जो पीएफ और ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन। तो हमारे लिए ये अभी फ़िलहाल एप्लीकेबल नहीं रहेगा, लेकिन एज अ एम्प्लॉई डेफिनेटली इससे हमें थोड़ा फ़ायदा है। तो क्या नया रेगुलेशन लाए हैं कि अगर हमारा एम्प्लॉयर, जो भी हमारा एम्प्लॉयर है, तो अभी हमारे केस में हमारी कंपनी एम्प्लॉयर है, तो जो भी हमारा एम्प्लॉयर है, हम जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोविडेंट फंड के लिए, ईएसआईसी के लिए, जो भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे वो हमारी सैलरी से डिडक्ट होता है। तो जब ये हमारी सैलरी से डिडक्ट होता है, तो इसका जो भी पैसा है वो एम्प्लॉयर ने टाइम पे डिपॉजिट करना चाहिए गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो अगर ये टाइम पे नहीं किया तो एम्प्लॉयर को टैक्स में जो खर्चा दिखा सकते हैं वो दिखाने का मौका परमानेंटली लैप्स हो जाएगा। ये किन लोगों के लिए है? हमारी जैसी कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एम्प्लॉई का पीएफ ईएसआईसी तो सैलरी से काट लेते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के अकाउंट में टाइम पे भरते नहीं हैं, और वो पैसा अपने पास रख लेते हैं और डीले करते हैं। इसकी वजह से जब एम्प्लॉई विड्रॉ करने जाता है वो पैसा, तो एम्प्लॉय को भारी नुकसान होता है। उसको तो पता चलता है कि अरे मेरा पैसा तो डिपॉजिट ही नहीं हुआ। तो ऐसी कंपनियों को, ऐसे एम्प्लॉयर को एक दबाव बनाए रखने के लिए और इलीगल एक्टिविटी से दूर रखने के लिए ये नया प्रोविज़न आया है, जिसमें इनकम टैक्स लॉ कहता है कि अगर एम्प्लॉई से आपने कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज़ लिए हैं सैलरी से डिडक्ट करके, और अगर वो गवर्नमेंट के अकाउंट में टाइम पे नहीं भरे हैं, तो वो जो खर्चा है एम्प्लॉयर का सैलरी के तरफ, वो इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब उसके ऊपर वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एम्प्लॉय के प्रोटेक्शन के लिए है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर के रिलेटेड है, लेकिन ये जानकारी ज़रूरी है ताकि आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आए। फिर आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ देता हूँ। फोर्थ पॉइंट ये है कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड। अब ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है? अब आपने देखा होगा, जैसे अभी हम फरवरी 2021 में है। आज अगर मैं कोई 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदता हूँ मार्केट से, और वो समझिए कि 8% मुझे ब्याज देता है, तो हर साल हमें 80 रुपया मिलते रहेगा। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 5 साल के लिए ब्याज मिलेगा, तो हर साल 80 रुपया ब्याज मिलेगा, और जब ये मैच्योर होगा तभी 1000 रुपया वापस मिल जाएगा, क्योंकि हर साल हमें ब्याज मिला है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि हर साल ये 80 रुपया हमें इनकम टैक्स इसके ऊपर भरना पड़ता है, और ये बॉन्ड की वैल्यू तो बढ़ती नहीं है मार्केट में, सिर्फ ब्याज ही मिलता है। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड है? ज़ीरो कूपन बॉन्ड एक डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, जिसकी कैसे मैकेनिक होता है, 5 साल के बाद 2026 में हमें मिलेंगे तो 1000 रुपये, लेकिन अभी हमें इन्वेस्ट करने हैं सिर्फ 600 रुपये या 500 रुपये। तो ये डिफरेंस क्या हो गया? वैसे तो ब्याज ही है, लेकिन 5 साल में इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगा। तो आज हमें भरने हैं 600 रुपये और हमें मिलेंगे 5 साल के बाद 1000 रुपये। इसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे बॉन्ड की कीमत 1.5 गुना या दुगनी हो सकती है।
अब इससे हमें क्या फ़ायदा? ब्याज नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा? दुगनी हो रही है, 1.5 गुना हो रही है, ठीक है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा क्या है इससे? एक आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में कुछ एक टाइप का इनकम होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स। और कैपिटल गेन्स में अगर हमने एक एसेट 1 साल या 3 साल से ज़्यादा हमारे पास रखा है, तो अगर मैंने इसको बेचा है लेट्स से 100 रुपए में और मैंने खरीदा था 50 रुपए में, तो मेरा फ़ायदा हुआ 50 रुपया। लेकिन कैपिटल गेन में अगर एसेट लंबे समय तक हमने होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये जो 50 रुपए की वैल्यू है जिस पे हमने एसेट खरीदा था, उसको इंडेक्सेशन कर देते हैं। इंडेक्सेशन का मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे तो ये 50 रुपया तो 70 रुपये तक हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में क्या करते हैं कि 100 रुपया, उसमें से 70 रुपया माइनस होगा और डिफरेंस आएगा 30 रुपया। तो हमें 50 पे नहीं बल्कि 30 रुपये पे टैक्स भरना है। तो ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड का क्या फ़ायदा है नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए? हर साल इंटरेस्ट पे ब्याज नहीं भरना पड़ता क्योंकि इसमें इंटरेस्ट मिलता ही नहीं। लेकिन जब ये इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाती है, तभी हमें जो भी फ़ायदा होता है उसको कैपिटल गेन्स माना जाता है, और जो अमाउंट हमने निवेश की स्टार्ट में, उस अमाउंट को बढ़ा के माना जाता है। तो हमारी कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए बढ़ जाती है और हमारा जो रिटर्न है वो तो जितना अमाउंट मिलेगा वही रहता है। अब उसका जो डिफरेंस है जिसको हम इनकम या कैपिटल गेन बोल सकते हैं, वो कम हो जाता है कैलकुलेशन में, रियल में नहीं। तो कम होने की वजह से उसके ऊपर हमें टैक्स भी कम लगता है। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड अभी कौन इशू करने वाले हैं? जैसे पहले दो चीज़ें हमने डिस्कस की, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एरिया है हम मार्केट में, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा रेस करते हैं, वो अभी हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज़ीरो कूपन बॉन्ड लॉन्च करेंगे, जिसकी वजह से हमें इनकम टैक्स में फ़ायदा होगा और इस बॉन्ड को हम मार्केट में बेच भी सकते हैं अगर इसकी वैल्यू आगे जाके बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें मतलब ये एक फ़ायदे का सौदा यहाँ पे मिलेगा। तो आप न्यूज़पेपर में देखते रहिए ज़ीरो कूपन बॉन्ड। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कुछ फंड्स हैं, और देयर आर मल्टीनेशनल कंपनीज भी ये एरिया में है। तो इस तरह की जो कंपनी है, इनसे इनके बारे में न्यूज़ आप देखते रहिए न्यूज़ में। और ज़ीरो कूपन बॉन्ड जैसे ही होता है लॉन्च मार्केट में, तो आप ये पर्टिकुलर उपलब्धि को पाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे हमारा टैक्स भी बचेगा, एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, और अगर बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है मार्केट में तो हमें उससे फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है इस बजट की वजह से, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स अभी ज़ीरो कूपन बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी में निवेश कर सकते हैं। और जैसे ही लॉन्च होंगे मार्केट में, इसकी न्यूज़ पेपर में तो आएगी, तो बस हमें मॉनिटर करते रहना है। फिर और एक एरिया है, अभी रिटर्न अगर हमने टाइम पे नहीं फाइल किया है कभी, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, तो जैसे अभी इस साल 31 मार्च 2021 को ये साल ख़त्म हो जाएगा। अब इसका रिटर्न हम कभी फाइल करेंगे? हो सकता है हम जुलाई 2021 में फाइल करें। लेट से बाय चांस अगर हम जुलाई 2021 में फाइल नहीं कर सके, तो हमारे पास पहले समय उपलब्ध होता था 31 मार्च 2022 तक, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद 1 साल तक। लेकिन अभी का जो बजट में लॉ अप्लाई हुआ है, उसमें हमारे पास ये जो अभी अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो रहेगी सिर्फ 31 दिसंबर 2021। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 9 महीने में हमें ये रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो अब रिटर्न को टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, और डिले जो बिलेटेड रिटर्न था उसको हम ज़्यादा देर तक अवॉइड नहीं कर सकते हैं।
12 महीने नहीं अवेलेबल हैं, इस बजट में गवर्नमेंट ने 3 महीने कम कर दिए हैं। तो कोई भी साल का 31 मार्च 2021 का अभी जो हम रिटर्न फाइल करेंगे, उसकी जो लास्ट डेट होगी, लेट से लेट हम 31 दिसंबर 2021 तक कर सकते हैं। अगर उसके बाद हमें फ़ाइल किया तो हो सकता है कि फ़ाइल करने का मौका नहीं मिले, और ये भी हो सकता है कि हमें भारी मात्रा में इंटरेस्ट और पेनल्टी को भरना पड़े। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके लिए कोशिश यही करिए कि रिटर्न को आप टाइम पे फाइल करें, और अगर लास्ट ईयर का भी नहीं फाइल किया है तो अभी कर दें, क्योंकि 2 साल की रिटर्न की कॉपी हमें जहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको देनी ज़रूरी है, ताकि वो हमारा टीडीएस कम रेट पे काटे, या जो भी एग्जिस्टिंग रेट पे काटे और ज़्यादा रेट से नहीं काटे। तो अब ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। फिर मैं और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ। अब लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन में तो ऐसे तो काफ़ी सारे रूल्स हैं कि हमें लीव लेनी चाहिए। फिर लीव लेने के बाद हम ट्रैवल करेंगे, वहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है, रेल स्टेशन है या बस स्टैंड है, वहाँ तक का जो फेयर है वो हमें रिम्बर्समेंट मिलता है। लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल मतलब 2020 में क्या हुआ, कोरोना की वजह से काफ़ी लोग ट्रैवल नहीं कर पाए। तो ट्रैवल नहीं कर पाए तो लीव ट्रैवल अलावेंस या कंसेशन जो मिलता है उसको यूज़ नहीं कर पाए। तो इस बजट में, और पहले भी ये प्रोविज़न आया था, लेकिन इस बजट में उसको फॉर्मली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो क्या कर सकते हैं कंपनियों को, इसमें क्या करना है कंपनियों को इसमें? ठीक है, ट्रैवल नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हम लीव ट्रैवल कंसेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे? 36,000 रुपीज़ तक पर पर्सन। मतलब अगर आपकी फैमिली में लेट से 3 लोग हैं और तीनों लोग एलिजिबल हैं, जैसे हस्बैंड, वाइफ और लेट से सन या डॉटर, या दोनों, लेट से हम 4 लोग अज्यूम करते हैं, हस्बैंड, वाइफ, सन और डॉटर, तो 4 लोग हैं। तो 4 लोगों को 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो मतलब कितना होता है, 60 120 और 6 4 ज़ा 24, तो करीब करीब 1,44,000 का हमें बेनिफिट मिल सकता है। ऑफ कोर्स ये तभी मिलेगा अगर हम हमारा जितना अलावेंस होगा लीव ट्रैवल अलावेंस, तो ये किस पे मिलेगा? ट्रैवल तो नहीं कर सकते तो ट्रैवल नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लाई है कि लीव ट्रैवल कंसेशन कैश स्कीम। इसमें क्या होता है, आपको जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर से कोई गुड्स खरीदने हैं, मतलब आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। कितना जीएसटी होना चाहिए? कम से कम 12%। तो ऐसे गुड्स खरीदने हैं जिसके ऊपर 12% जीएसटी एप्लीकेबल हो। अब आपने जीएसटी वाले गुड्स खरीदे हैं तो उसके बिल संभाल के रखने पड़ेंगे, और ये जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होना चाहिए या चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से, लेकिन कैश में नहीं। अगर आपने कैश में कोई चीज़ खरीदी है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगी। अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर की है, जो भी आपके स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, अपैरल है, ग्रोसरी है, जो भी आप, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 12% उसमें जीएसटी होना चाहिए। तो 12% जीएसटी वाली अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है कभी 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, मतलब ये करीब करीब 6 महीने हो जाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5.5 महीनों में अभी भी टाइम है हमारे पास। तो अगर ये आप चीज़ खरीदते हैं जिस पे 12% जीएसटी दिए ही आपने, और आपने उसका पेमेंट डिजिटल मोड में किया है, जैसे क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, गूगल पे, या चेक या डिमांड ड्राफ्ट, बस उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि कैश का क्या होता है, आपके अकाउंट से पेमेंट का रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन बाकी कोई भी सिस्टम से रिकॉर्ड बन जाता है। तो चेक से भी चलेगा, डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, गूगल पे, पेटीएम, ऑनलाइन, एनीथिंग, बस आपके अकाउंट में डेबिट दिखना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपने पेमेंट किया है तो उस पेमेंट की जो इन्वॉइस है उसकी कॉपी अगर आप एम्प्लॉयर को देंगे
तो आपको एम्प्लॉयर ये डिडक्शन दे सकेगा। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये हो जाता है 1/3। 1/3 मतलब क्या, अगर आपको 10,000 का बेनिफिट लेना है लीव ट्रैवल कंसेशन पे, तो आपको 30,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। मतलब हर फैमिली मेंबर को अगर 36,000 का बेनिफिट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो पर पर्सन हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 3। मतलब यहाँ पे करीब करीब 1,08,000 पर पर्सन खर्चा करना पड़ेगा। तो स्कीम तो अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तिगुना खर्चा करना पड़ता है, हमें 1/3 का ही डिडक्शन मिलेगा। तो 10,000 के बेनिफिट के लिए 30,000 रुपया खर्चा करो, तो वो मामले में ये थोड़ी स्कीम लिमिटेशन बन जाती है। फिर भी अगर आपने खरीद के रखी है कोई चीज़, जो लेट से आपने कोई, अभी जीएसटी का रेट हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। लेट से आपने कोई वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक खरीदी है, उसका आपके लेट से आपने भरा है 25,000 रुपया, और इस पे 12% जीएसटी था। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कितना जीएसटी वॉशिंग मशीन पे, ये मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। तो अगर हमने इसके ऊपर जीएसटी भरा है, तो हमारा टोटल पैसा प्लस करके जो भी आएगा, अज्यूम करते हैं लेट से 28,000 हमने भरा है। तो अब ये जो भी हमने खर्चा किया है, ये पूरा हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका 1/3 मतलब 9,000 रुपये तक हमें, 9 या 9,500 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा। तो यही थोड़ी दिक्कत वाली जरा इशू है हमें यहाँ पे, कि पैसा तो खर्च कर देंगे लेकिन उसका 1/3 ही बेनिफिट मिलेगा। या पूरा बेनिफिट लेना है, अगर आपका टोटल लीव ट्रैवल अलाउंस अगर साल का 1,00,000 रुपया है, वो 4 ब्लॉक ऑफ ईयर में, तो वो पूरा का पूरा क्लेम करने के लिए इस साल आपको 3,00,000 रुपये खर्चे करने पड़ेंगे। बस यही थोड़ा लिमिटेशन है। फिर भी आप कोशिश करिए, अगर लीव ट्रैवल अलाउंस इससे कम है और आपके पास प्रूफ है पेमेंट के, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे जहाँ पे 12% जीएसटी लगाया है, तो वो एविडेंस आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं, और बिना ट्रैवल किए आप लीव ट्रैवल कंसेशन का टैक्स में फ़ायदा ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी स्पेंड किया है तो अच्छी बात है, और आगे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स में उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर टैक्स के बेनिफिट के लिए ही सिर्फ स्पेंड करना है, तो तिगुना खर्चा करना पड़ेगा, तो वो एक थोड़ा हमारे लिए लिमिटेशन हो जाता है। फिर और हमें क्या ये बजट में चेंजेस मिले हैं। अब नॉर्मली आपको ये तो डेफिनेटली, मतलब आपने फॉर्म 16 आपका देखा होगा, जिसमें एक होता है हमारा सैलरी इनकम। वो हमारा जो भी इनकम है वो अमाउंट रहेगी। अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी ली हुई है, तो उस पे जो हम ब्याज भरते हैं, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी, उस पे हमारा कितना डिडक्शन मिलता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2,00,000 मिलता है ब्याज पे। हाँ, ये सिर्फ ब्याज की बात कर रहा हूँ। तो सैलरी से ये एडजस्ट हो जाता है, उसकी वजह से हमारा इनकम कम हो जाता है, और उसकी वजह से टैक्स बच जाता है। लेकिन अगर आपकी अमाउंट 2,00,000 से ऊपर हो जाती है, तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो इस साल बजट में गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आपको ये 2,00,000 तो मिलेंगे ही एज अ डिडक्शन, लेकिन उसके अलावा आपको और 1,50,000 रुपया एक दूसरे सेक्शन में मिलेगा, जो है ATEE ए। सो ATEE ए जो सेक्शन है। लेकिन इसमें इशू क्या आता है, अभी देखिए जो कंडीशन है, आपका लोन 31 मार्च 2022 तक सैंक्शन किया गया होना चाहिए। मतलब लोन तो लगेगा क्योंकि ब्याज का डिडक्शन है। और दिक्कत की थोड़ी ये समस्या क्या है कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए ही है। तो अगर आपका पहले से घर है जो लोन पे लिया हुआ है, और आप दूसरा लोन लेते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो दूसरे वाले लोन पे ये एक्स्ट्रा डिडक्शन का फ़ायदा नहीं है। तो ये किसके लिए, फर्स्ट टाइम होम बायर्स, मतलब जो पहला घर है अगर आपका, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख होनी चाहिए, और उसका जो ब्याज है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, अगर हम 45 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं,
और उस पे 80% लोन लेते हैं, और उस 80% लोन पे अगर हम 8% ब्याज देते हैं हर साल, तो हमारा जो ब्याज होता है वो 2,88,000 उतना हो जाता है, मतलब करीब करीब 2,90,000 तक ब्याज हो जाता है। लेकिन इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन कितना है, 2 लाख तक ही। तो ये जो एक्स्ट्रा 88,000 हमने भरा, उस पर तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अब वो लोग ये 88,000 पे टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। और अगर हम अज्यूम करें कि आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो 17,000 मतलब करीब करीब 17,500 रुपये हमारे बच सकते हैं, अगर आपने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में ये लोन लिया है तो ये किनको फ़ायदा होगा? एग्जिस्टिंग होम ओनर्स को तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपके फैमिली मेम्बर्स है जो पहली बार घर लेना चाहते हैं, तो ये ज़रूर अभी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ब्याज रेट कम से कम है, इनकम टैक्स में फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा है, और प्रॉपर्टी के रेट्स भी कम। तो इस तरह का मौका मतलब बड़ा रेयरली आता है। तीनों चीज़ें हमारे फेवर में है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है मतलब रेट, ब्याज रेट कम है, और टैक्स का डिडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा है। तो वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो अभी पहली बार घर लेना चाहते हैं अपने नाम पे अफोर्डेबल हाउसिंग में, लेकिन वो इस साल 31 मार्च 2022 के पहले लोन का सैंक्शन होना चाहिए, और आपका ईएमआई शुरू हो जाएगा तो इंटरेस्ट आएगा उसमें से, तो उस वजह से फिर आपको आगे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग होम ओनर्स के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जिस्टिंग का कैसे? अगर आपका 45 लाख से कम है प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो आप अगर बचा कुचा ब्याज पहले नहीं क्लेम कर पा रहे, तो आप उसको अभी क्लेम कर सकते हैं। तो 1.5 लाख का हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट ये बार गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, इन एडिशन टू सेक्शन 24 में पहले 2 लाख का मिलता ही था, अभी एक्स्ट्रा 1.5 लाख का भी हमें मिलेगा। फिर हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो बेनिफिशियल है हमारे लिए। अगर हमारे फैमिली में कोई है जिनका एज 75 प्लस है, 75 या 75 प्लस, और उनको पेंशन आ रही है और उनका कुछ ब्याज का इनकम है, उसके अलावा उनका और कोई इनकम नहीं है, तो ऐसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ अगर पेंशन इनकम होगा और थोड़ा बहुत ब्याज होगा जो वही पेंशन वाली अकाउंट से आ रहा है, तो फिर उनको ये रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उन्हें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बैंक को, ताकि बैंक उस पे टीडीएस नहीं काटे। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो अकेले रहते हैं, जिनको रिटर्न फाइल करने के लिए भी कहीं जाना पड़ता है और एज का थोड़ा इशू होने के कारण, तो फिर उनके लिए डेफिनेटली फ़ायदा है कि अभी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है उनको। लेकिन कोई और इनकम है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर अभी ये थोड़ा हमारे लिए ज़रा नेगेटिव न्यूज़ है। इसमें क्या हुआ है, टैक्स रिसीट ऑन हाई प्रीमियम यूलिप। अब यूलिप के बारे में ब्रीफली बता देता हूँ। अगर हम यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या मतलब है, अगर आप साल का प्रीमियम 50,000 रुपया भरते हो, तो आपको लेट से इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपको 25 लाख का हम इंश्योरेंस देते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो 25 लाख का इंश्योरेंस देते हो तो प्रीमियम तो होगा। तो 50,000 में से अज्यूम करते हैं लेट से 15,000 रुपया प्रीमियम हमारा काट लिया उन्होंने। अब जो 35,000 है वो जाता है स्टॉक मार्केट, डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, और जैसे एनएवी बढ़ती है हमें इसका फ़ायदा भी मिलता है। तो पहले क्या होता था कि ये जब उसके जो सारे पैसे एक साथ मिलते थे तब ये टैक्स फ्री होता था। लेकिन अभी का जो रूल है उसके में क्या लिखा है कि अगर आपका ये प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है, या पॉलिसी का सम एश्योर्ड है उससे 10% ऊपर है, तो जब भी आपको ये पैसे मिलेंगे वो टैक्सेबल होंगे। तो ये किन के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पॉलिसी का प्रीमियम
2.5 लाख के ऊपर जा रहा है साल का, और आपकी पॉलिसी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ये अब जब भी मैच्योर होगी उसका जो इनकम होगा वो आपको टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है और उसकी वजह से फैमिली को पैसा मिलता है, तो वो वाला पोर्शन टैक्सेबल नहीं रहेगा। तो अब लोग क्या करेंगे कि 50-50 हज़ार की पॉलिसी 5 पॉलिसी ले लेंगे तो 2.5 लाख से कम हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान में रखा है, तो क्या रूल बना है कि अगर आप एक पॉलिसी से ज़्यादा लेते हैं तो टोटल प्रीमियम सब पॉलिसी का गिना जाएगा। अगर वो 2.5 लाख के ऊपर जाता है प्लस यूनिट लिंक पॉलिसी है तो ही ये सब एप्लीकेबल है। अगर आपकी पॉलिसी प्योर प्योर इंश्योरेंस है या प्योर इन्वेस्टमेंट है और प्रीमियम 10% से कम है या 2.5 लाख से कम है सम एश्योर्ड के, तो ये प्रोविज़न आपको एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रीमियम ज़्यादा भर रहे हैं कोई पॉलिसी में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो जब भी ये पैसा आएगा आपको तभी ये टैक्सेबल रहेगा। और उस पे जो भी टैक्स बेनिफिट है कैपिटल गेन्स वगैरह के, वो तो तभी कैलकुलेट करके हमें मिलेंगे डेफिनेटली। लेकिन ये एक थोड़ा सा नॉर्मल पब्लिक के लिए थोड़ा इशू हो गया कि किसी किसी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी लेके रखी हुई है जिसका प्रीमियम 5 लाख 10 लाख है, लेकिन अभी जब ये मैच्योर होगी तभी उनको टैक्स भरना पड़ेगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है जो आई थिंक हमारा लास्ट प्रोविज़न है। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के लिए भी ओपन करता हूँ। तो इंटरेस्ट अक्रूइंग ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब हम एज अ सैलरीड एम्प्लॉय क्या करते हैं, हमारी सैलरी के क्या क्या कंपोनेंट है। एक है हमारा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पीएफ और ईएसआईसी और उसके लिए वीपीएफ पीएफ एनपीएस वगैरह सबके लिए। तो हमारा एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट करता है अमाउंट पीएफ, वॉलेंटरी पीएफ वगैरह के लिए, है ना, पीएफ के लिए। तो वो तो अमाउंट हो गई, वो तो हमारी वैसे भी सैलरी इनकम में नहीं आती है और जब भी पैसे मिलेंगे तो उसका हमें डिडक्शन टैक्स फ्री मिलेगा। लेकिन जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, तो अगर आपका साल का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपया है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कैसा होता है, महीने का आपके सैलरी से जो कट के जाता है अगर वो 20,833 इसके इक्वल या कम है आपका कंट्रीब्यूशन पीएफ के लिए, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कंट्रीब्यूशन, आपका नॉर्मल पीएफ लेट से आप इन्वेस्ट करते होंगे 15,000, नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का इक्वल होता है ऑलमोस्ट, लेकिन टैक्स बचाने के लिए आप एक्स्ट्रा 20,000 भी कटवाते हैं सैलरी से, तो साल का तो आपका जो एक्स्ट्रा जाएगा वो 2.5 लाख के ऊपर ही होगा। पूरा पीएफ का कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन एज ए एम्प्लॉई। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा है कि ये टैक्स सेविंग के लिए काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, अच्छी बुरी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हायर सैलरी इनकम वाले जो लोग हैं वो अपनी तरफ से ज़्यादा पीएफ का हिस्सा बढ़ा देते हैं और आगे जाके जब भी बढ़ा देते हैं हिस्सा तो टैक्स का बेनिफिट पैसा भरते हैं तभी भी मिलता है, ब्याज मिलता है वो तो टैक्स फ्री है, और रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है, तो वो ज़्यादा टैक्स का बेनिफिट ले रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सीमा है इसमें इस्टेब्लिश कर दी कि 2.5 लाख के ऊपर अगर आप साल में आपका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन नॉट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख के ऊपर जाता है तो जो भी अमाउंट है 2.5 लाख के ऊपर उस पे जो भी ब्याज आएगा उस पे हमें टैक्स लगेगा। अब ये टैक्स कभी लगेगा इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी इंडस्ट्री ने मांगी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, शायद वो क्लैरिटी आ भी गई होगी, आएगी भी, कि क्या जब भी ब्याज क्रेडिट होगा उस साल हमें टैक्स भरना है कि जब भी फाइनली रिटायर होकर विड्रॉ करेंगे तभी भरना है। तो ये क्लैरिटी मांगी है इंडस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्टर से। तो जैसे क्लैरिटी या नोटिफिकेशन आता है तो हम उसको डेफिनेटली रीड कर सकते हैं। तो अगर हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी तरफ से ईपीएफ को और फिर भी टैक्स अगर हमें बचाना है तो आप अलग दूसरी स्कीम की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम। तो इसमें क्या फ़ायदा है,
साल का 50,000 रुपया अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो या उससे ज़्यादा, आपको 50,000 रुपये तक एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है। तो टैक्स तो बचता है कंट्रीब्यूट करते समय, और जब भी आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा 60% पैसा आपका टैक्स फ्री रहेगा और 40% पे आपको टैक्स भरना है। तो अगर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आपका खुद का ईपीएफ के लिए, एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख के ऊपर, तो इस विषय में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे कम है तो अभी तो कोई चिंता का विषय है नहीं। तो आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, थोड़ा अमाउंट एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में भी डालिए 2.5 लाख से कम, थोड़ी अमाउंट ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालिए, और थोड़ी अमाउंट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम में डालिए, तो आपका टैक्स अच्छी तरह से मैनेज हो सकेगा। फिर लास्ट वाला जो पॉइंट है उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन हो जाते हैं। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। अब इस पर डेवलपमेंट कैसी होती है वो तो हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे लेबर लॉ है, फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, ईएसआईसी एक्ट, अनगिनत लॉ है। तो इन सब लॉ को एक साथ लाने के लिए गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड बनाए हैं। एक है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बात करता है, एक सोशल सिक्योरिटी के लिए, एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी वेलफेयर के लिए, और एक है वेजेस के लिए। तो ऐसे 4 लेबर कोड हैं जो लॉ में आएंगे अभी, जिसके ऊपर विचार परामर्श चल रहा है। तो इसके क्या क्या है, मतलब एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन है 4 दिन वीकडे करने का, वर्किंग वीक, बाकी 3 दिन छुट्टी। ऐसा इससे हमें खुश नहीं होना है क्योंकि ये एम्प्लॉयर की चॉइस है। लॉ नहीं बोलता है कि 4 ही दिन काम करना है और 3 दिन छुट्टी। ओके, तो ये एम्प्लॉयर को अपने हिसाब से करना है। जैसे कुछ इंटेंसिव काम है जो 4 दिन में मतलब बहुत थक जाते हैं करके, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर एक स्कीम निकाल सकता है जिसमें 4 दिन ही काम करना पड़े, 3 दिन छुट्टी, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे फिर सैलरी पे भी आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम हो जाएंगे तो नेचुरली सैलरी भी कम हो सकेगी। तो लेकिन ये प्रोविज़न रखा है फ्लेक्सिबल वर्किंग डे और मेडिकल चेकअप फ्री, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कंस्ट्रक्शन लेबर को बचाने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोविजंस है। बाकी जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे प्रोविज़न लाए हैं उनके बेनिफिट के लिए। तो हो सकता है कि 1 अप्रैल 2021 में ये सारे प्रोविज़न इम्प्लीमेंट हो, और हमें इसका मतलब क्या कैसे होता है अनफोल्ड वो देखने का मौका मिले। तो नए लेबर कोड को गवर्नमेंट जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहती है, और इससे शायद हमें जो लेबर लॉ है उसमें काफ़ी एक बड़ा रिफॉर्म आ सकता है। तो बस ये जो थे कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द बजट। तो अगर अभी आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो आप प्लीज़ इसमें चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो मैं एक एक करके उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। So any questions you can write in the chat box. या अगर आप अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, सो मैंने एक्टिवेट कर दिया है। या जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं अभी, जो भी हमने एरियाज डिस्कस किए हैं अभी उसके लिए। ओके, तो व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट टू सैलरीड एम्प्लॉय इन शॉर्ट, अगर हम समरी में बताएं तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूँ। तो पहला तो
मतलब इन शॉर्ट अगर समरी में, तो लीव ट्रैवल कंसेशन का हमें 36,000 पर पर्सन बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इसके लिए हमें 3 गुना अमाउंट खर्ची करनी पड़ेगी, 3 टाइम्स। सेकेंड वाला अगर हम सैलरी के लिए बोले तो नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे मार्केट में जो हमें अच्छा रिटर्न देंगे, और उस पर हमारा थोड़ा टैक्स सेव हो सकता है। और तीसरा जो है वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आएगा जिस पे हमें कम टैक्स लगेगा। और अगर चौथा है तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रहे हैं कि हम ईपीएफ के अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट को देखें, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कंट्रीब्यूशन। अदरवाइज इस साल बजट में नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है, और आई थिंक इसका रीज़न है क्योंकि इस साल हमारे सबके लिए बड़ा चैलेंजिंग था, और सिर्फ छोटे मोटे टैक्स चेंजेस करके शायद गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। तो जो मेजर गवर्नमेंट ने फोकस रखा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ रखा हुआ है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े और रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका कैसे मिले ताकि उनका जो रिटर्न है वो बढ़े। तो सैलरीड को ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट अभी इस साल बहुत ही कम है, ये प्रोविज़न के अलावा और कोई प्रोविज़न नहीं है, मतलब इतने ही है, बहुत कम बेनिफिट है, न्यूनतम बेनिफिट। ओके श्योर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो रिटायरमेंट के बाद वाला है। तो रिटायरमेंट का के बाद जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है तो डेफिनेटली अभी आ, एक आध हफ्ते में जो भी प्लान होगा सेशन तो उसमें तो हम शेयर करेंगे ही, लेकिन अभी जस्ट मैं बताता हूँ कि आप अभी के लिए अभी स्टेप क्या ले सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के जो साइट पे अगर आप जाएंगे, पोस्ट ऑफिस इंडिया, तो उनकी साइट पे रिटायरमेंट पर्सन के लिए स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है जिस पे टैक्स बेनिफिट भी है, तो उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिर प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ये दोनों स्कीम को मिला के ही करीब करीब 30 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और बाकी फिर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, जीवन शांति है, और कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है जो सेफ है और अच्छा रिटर्न देते हैं। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर थोड़े रिस्की हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये पोस्ट ऑफिस की साइट पे आप जा सकते हैं। एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र है। अब ये सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब 6% तक हमें 6 से 7% तक रिटर्न देते हैं। और इससे बेहतर रिटर्न है तो कॉरपोरेट डिपॉजिट है, जैसे कंपनियों के जो डिपॉजिट्स है उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बजट के बाद अब गवर्नमेंट ये नए इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, अपने डिबेंचर्स वगैरह जिस पे ज़्यादा ब्याज एप्लीकेबल होगा, तो उस तरह के हम ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, अगर हमने जो मटेरियल परचेज किया है ईएमआई पे, तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली एप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मटेरियल परचेज किया है ईएमआई पे, फिर भी जो हमारा पेमेंट है वो तो डिजिटल मोड में हो चुका है और हमारे बिहाफ पे किसी ने लोन दिया हुआ है। अब हम लोन को चुकता कर रहे हैं ब्याज के साथ या विदाउट इंटरेस्ट, जो भी स्कीम है, बट पेमेंट तो हो चुका है। तो डेफिनेटली देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अगर आपने मटेरियल परचेज किया है ईएमआई पे तो वो भी आपको लीव ट्रैवल कैश स्कीम में एलिजिबल होगा। ओके, फिर अगर हम हाउस वाइफ हैं और 5 या 6 लाख रुपए हमने सेविंग अकाउंट में रखे हैं, थ्रू गिफ्ट आए हुए हैं, अगर हमने कभी रिटर्न फाइल नहीं किए, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि इस साल से आप शुरू करिए रिटर्न फाइल करना। क्योंकि जो भी हमारी इनकम है, अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से कम है पूरे साल में, तो वैसे भी टैक्स नहीं भरना। और अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एलआईसी की पॉलिसी में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो
ये जो डिडक्शन अगर जोड़ेंगे तो करीब करीब, मतलब मेरा तो ये मतलब कैलकुलेशन अगर करके देखें तो एक नॉर्मल पर्सन जिसका 6 लाख तक अगर इनकम है साल का, उसको भी शायद ज़ीरो टैक्स आएगा अगर हम सब डिडक्शंस बेनिफिट्स को ध्यान में रखें तो डेफिनेटली रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि इस साल से इनकम टैक्स रिटर्न को ज़रूर फाइल करिए, और पिछले साल का अगर हो सकता है तो लेट फीस आप देखिए कितनी आती है। नील रिटर्न पे थोड़ी सी लेट फीस आएगी, अगर वो भी आप फाइल कर देंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आगे जाके हमारा कंप्लायंस लेवल बढ़ जाएगा। और टाइम पे रिटर्न फाइल करने के फ़ायदे ये हैं कि जब भी हमारे बच्चे वीज़ा लेने के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो जो वीज़ा का प्रोसेस है उसमें पेरेंट्स के इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी मांगते हैं। और अगर पेरेंट्स रेगुलरली रिटर्न फाइलर हैं, इनकम जो भी हो, कम हो ज़्यादा हो, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन पेरेंट्स रेगुलरली इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो ऐसे बच्चों को जल्दी से वीज़ा मिल जाता है और उनके लिए लोन मिलना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, डेफिनेटली मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकम अगर नील भी हो तो भी आप रिटर्न फाइल करिए। अच्छा, अब अगर हमने बाइक और गाड़ी परचेज़ की है तो क्या एलटीसी अवेलेबल होगा? तो एक सेपरेट लिस्ट है गवर्नमेंट की साइट पे, मतलब आप न्यू गूगल भी सर्च करेंगे तो लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि एलटीसी का जो बेनिफिट है वो बाइक या कार पे मिलेगा कि नहीं। अभी तो क्राइटेरिया ये है कि 12% उस पर जीएसटी होना चाहिए, और वो लिस्ट दी है पूरी डिटेल साइट पे, उसका चाहिए तो लिंक मैं आपसे अलग से चाहिए तो शेयर कर दूंगा। सो लेकिन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच है बजट का, उसके साथ ये लिस्ट जुड़ी हुई है, तो आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि किस टाइप की बाइक या कार या व्हीकल या कोई प्रोडक्ट वो सूटेबल रहेगा एलटीसी क्लेम करने के लिए। ओके, ज़ीरो कूपन बॉन्ड के कुछ डिटेल अगर मैं शेयर करूँ तो अभी तो मार्केट में ज़ीरो कूपन बॉन्ड लॉन्च नहीं हुए, मतलब है लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के हैं। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड किस तरह से वर्क करता है, मतलब एक सिंपल अगर एग्जांपल लूँ, अगर मैं 100 रुपया एफडी में रखता हूँ तो 1 साल के बाद, अभी मैं नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो इसके लिए अज्यूम कर रहा हूँ 10%, उतने ब्याज रेट अभी हमारे देश में है नहीं लेकिन कैलकुलेशन के लिए, तो 110 रुपया मिलेगा 1 साल के बाद। लेट से 1 साल के बाद नहीं लेता हूँ पैसा, 2 साल के लिए रखता हूँ तो 121 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 10% 110 रुपये पे, तो वो 11 रुपये हो जाएंगे। लेट से दूसरे साल 2 साल भी हम पैसा नहीं लेते, 3 साल के लिए एफडी रखते हैं, तो यहाँ पे 132 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि 121 पे 12 रुपया 10 पैसा ब्याज आएगा, तो 132 रुपीज़ मिलेंगे। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या है, वो कहता है कि आपको 132 रुपीज़ मिलेंगे, ये आपकी फेस वैल्यू है, बॉन्ड की फेस वैल्यू, लेकिन हमें भरने हैं अभी सिर्फ 100 रुपये। तो इसका फ़ायदा क्या है, हर साल ये 11 रुपया हमें टैक्स भरना पड़ता, फिर 21, ये 12 रुपये पे टैक्स भरना पड़ता, तो वो हमारा बच जाता है। हमें एक साथ भरना है 32 रुपीज़ पे। अब आप पूछ सकते हैं तो फ़ायदा क्या हुआ, अलग अलग साल में भरता तो बेनिफिट तो मिलता, अब एक साथ 32 पे नहीं। तो फ़ायदा ये है कि 132 सेलिंग प्राइस मानी जाती है, लेकिन 100 रुपया हमारी परचेज प्राइस नहीं, इसको बढ़ा दिया जाता है इंडेक्सेशन की वजह से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट हो जाता है। तो इंडेक्सेशन में हो सकता है इसकी वैल्यू 115 रुपया आए, तो हमें सिर्फ टैक्स भरना पड़ेगा वो जो भी 17 रुपये पे, और ना कि 32 रुपये पे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे जो टैक्स रेट है वो कम से कम है, 30% नहीं है, 20%, 15%, 10% ऐसे है। तो ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड में हमारा पैसा बचेगा, मतलब टैक्स तो बचेगा डेफिनेटली। सिर्फ निवेश अच्छी कंपनियों में करना चाहिए जो गवर्नमेंट से जुड़ी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उस तरह की कंपनी में ज़ीरो कूपन बॉन्ड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा टैक्स ज़रूर बचेगा और इन्वेस्टमेंट फ़ायदे का सौदा भी रहेगा।
और हो सकता है कि ये 132 रुपीज़ जो इसकी फेस वैल्यू है, हम इसके पहले भी बेच सकते हैं। अगर 140 रुपये में मार्केट में बिक जाता है तो वो भी चलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है जो कि एफडी में नहीं होती। ये बॉन्ड की वैल्यू बढ़ सकती है, तो हम 140 में भी उसको ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है बॉन्ड का। अच्छा, ये भी टीडीएस का भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम रेगुलर टैक्स पेयर हैं और हम टैक्स रिटर्न की कॉपी बैंक को देना भूल जाते हैं, हाँ, तो बैंक डबल रेट पे चार्ज करेगा। डेफिनेटली वो डबल रेट अप्लाई करेंगे। और अगर हम बाद में टैक्स रिटर्न की कॉपी दे देते हैं, तो पहले वाला जो एक्स्ट्रा काटा है उसका हमें रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब बैंक से हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटर्न फाइल करने के बाद ही रिफंड मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर हमने भर दिया टैक्स की रिटर्न की कॉपी बैंक को दे दी, तो बैंक जो टीडीएस जो एक्स्ट्रा रेट पे कट करेंगे, वो फिर रिवाइज कर देंगे जैसे उनको कॉपी मिल जाती है आने वाले समय के लिए। लेकिन इसमें आप देखिए एक और एक रूल है कि हमारा जो टीडीएस है वो 50,000 के ऊपर होना चाहिए। मतलब हमारा इनकम 5 लाख होना चाहिए बैंक से, तभी 50,000 के ऊपर टीडीएस जाएगा। लेकिन फिर भी मतलब हम लोग रेकमेंड यही करते हैं कि इस लिमिट कभी भी जा सकता है ना, वो तो पूरे साल में जा सकता है अगर ज़्यादा इनकम कोई इंस्ट्रूमेंट से आ गया तो रिस्क क्यों लेनी। इसके लिए हम बिना लिमिट को देखे रिटर्न अगर आपने फाइल किया तो उसकी कॉपी आप जमा करवा दीजिए बैंक में दोनों साल की, या जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि आगे जाके अगर कभी टीडीएस रेट बदल जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा टीडीएस 50,000 के ऊपर चला जाए, या जो भी फैमिली मेम्बर्स है उनका चला जाए। तो तभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए बेटर टू प्रिवेंट द इशू, और पहले ही 2 साल का रिटर्न की कॉपी आप जमा करवा सकते हैं। लेकिन ये उनको ही एप्लीकेबल है जिनका टैक्स मतलब टीडीएस 50,000 के ऊपर है। मतलब इनकम 5,000 तो 5 लाख तो होनी चाहिए, तभी 50,000 का टीडीएस बैंक डिडक्ट करेगा। अब 5 लाख का ब्याज होने के लिए कम से कम 50 लाख का डिपॉजिट होना ज़रूरी है बैंक के पास। तो 50 लाख का डिपॉजिट होगा, उसके ऊपर एक रफ कैलकुलेशन 10% अगर ब्याज आता है, उतना अभी रेट नहीं है लेकिन कैलकुलेशन के लिए, तो 5 लाख ब्याज आएगा। और 5 लाख ब्याज का 10% बैंक टीडीएस काटेगा 50,000। तो आपके पास अगर भारी मात्रा में डिपॉजिट्स रखे हुए हैं बैंक के पास और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो डेफिनेटली आपको 2 साल का रिटर्न की कॉपी आप बैंक में जमा करिए। और नहीं भी है डिपॉजिट्स या इतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि 50,000 का टीडीएस आएगा, फिर भी ऑन अ सेफर साइड रिटर्न की कॉपी आप फाइल करें। क्योंकि ये तो पहला रूल है गवर्नमेंट का भी आया है कि रिटर्न की कॉपी देनी है कम टीडीएस के लिए। लेकिन और आगे लॉ आ सकते हैं जो हमें बाद में मैंडेटरी करेगी रिटर्न फाइल करना। तो बेटर कि हम पहले से ही कंप्लाइंट सिटीजन रहें, क्योंकि रिटर्न फाइल करने के फ़ायदे बहुत सारे हैं और नुकसान कुछ भी नहीं है। व्हाट आर द रूल्स फॉर इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस पे इनकम माना जाता है नील, और उस पे आपको 2 लाख का ब्याज का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 24 में। और अगर आपका लोन चल रहा है और आप ईएमआई भर रहे हो तो प्रिंसिपल 80C में आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन वहाँ भी मिलेगा। अगर आपका प्रॉपर्टी लेट आउट है तो रेंटल इनकम कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन ब्याज का जो डिडक्शन है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। लिमिट मतलब नहीं है, मतलब जो भी एक्चुअल ब्याज है आप क्लेम कर सकते हो। और ईएमआई तो 1.5 लाख, मतलब प्रिंसिपल पेमेंट का तो 1.5 लाख का डिडक्शन मिलते ही रहेगा। और अगर आपने अभी अफोर्डेबल हाउसिंग लिया है, फर्स्ट टाइम होम प्रॉपर्टी ओनर, ओके, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ओनर को ये एप्लीकेबल नहीं है,
पहली बार जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनको ही एप्लीकेबल है। अगर आपने 45 लाख का घर लिया हुआ है, नया नया मतलब पहली बार, और आपके पास अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या आपके फैमिली मेम्बर को ही एप्लीकेबल हो सकता है जिनके पास अभी उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन 45 लाख रुपए का लोन, मतलब 45 लाख का अफोर्डेबल हाउसिंग में घर लिया हुआ है, लेट से उस पे 80% अगर आपका लोन आता है, तो जस्ट कैलकुलेशन देखते हैं हम। 45 लैक्स इंटू 0.8 सॉरी, तो 36 लैक्स का लोन आएगा। अब 36 लैक्स पे अगर 8% का ब्याज हम पे करते हैं साल का, तो ब्याज आता है 2,88,000। तो आपको नए प्रोविज़न के हिसाब से क्या होगा, सेक्शन 24 में तो ब्याज 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा ही, ईएमआई भरने पे 1.5 लाख का भी डिडक्शन मिल रहा है, प्रिंसिपल, हाँ मुद्दल। और ये जो 88,000 बचा जिसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था, वो भी अभी आपको मिलेगा अलग से सेक्शन 80 EEA में 88,000। ये इसका मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, लेकिन अभी हम ब्याज 2,88,000 भर रहे हैं, तो वो भी डिडक्शन मिल रहा है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग अगर अभी कोई लेना चाहता है, पहली बार मतलब घर कोई पहला नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस साल। टैक्स बेनिफिट फॉर प्री EMI होम लोन, उसमें रूल थोड़े से डिफरेंट है। अगर प्री EMI में कैसा होता है कि वो ऑफकोर्स लेटेस्ट तो चीज़ अभी कुछ अगर चेंज हुई तो हमें देखनी पड़ेगी, लेकिन आपको वो 5 साल के हर मतलब जितना भी आपका प्री EMI इंटरेस्ट रहेगा, वो आपको डिवाइड बाय 5, मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको अगले साल तक उसका डिडक्शन मिलता रहेगा। तो उसका भी डिडक्शन मिलता है, ज़रूरी नहीं है पोजीशन हो तभी, लेकिन जैसे ही पोजीशन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, आपको ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो अगर आपका 10 लाख रुपया ब्याज गया है, तो आपको 2-2 लाख रुपया हर साल डिडक्शन मिलेगा प्री EMI का। लेकिन एक जस्ट केस स्पेसिफिक अगर डेट वगैरह के साथ आती है तो डेफिनेटली स्पेसिफिक व्यू दे सकेंगे, क्योंकि कैसे रूल जो है कैलकुलेशन के बार बार चेंज होते रहते हैं, और किस डेट पे लोन लिया है, क्या वो अफोर्डेबल है नहीं है, और ये कोविड की वजह से काफ़ी डिलेज हुए हैं, तो इनकम टैक्स ने कुछ तो बेनिफिट एक्सटेंड किए हैं बिल्डर्स को, और इवन रेरा अथॉरिटी ने भी, तो हो सकता है उसका भी कुछ टैक्स इम्प्लीकेशन है। तो अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो वो बेसिस पे मैं कल कंफर्म व्यू दे सकता हूँ। अभी तो क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए ये व्यू है कि जो भी प्री EMI इंटरेस्ट है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें आगे जाके डिडक्शन मिलता है, ऐसा लॉ है। हाँ, अगर हमें लोन ही नहीं है और प्रॉपर्टी से रेंटल आ रही है, तो लेट से अभी कैलकुलेशन में अगर आपकी साल की रेंटल आ रही है 1 लाख रुपया एग्जाम्पल, या 1,20,000 करते हैं, तो ये रेंटल हो गया। और इस पे आपको लेट से आपने प्रॉपर्टी टैक्स भरा है 5,000 रुपया, तो वो माइनस होगा, तो 1,15,000 आपका इनकम आएगा, और उसका 1/3 आपको डिडक्शन मिलेगा रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए। अगर कोई लोन नहीं है, फिर भी ये मिलेगा, लोन है तो भी मिलेगा। सो 115,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, सो 34,500 इसमें से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए माइनस होगा, और आपको फिर जो इनकम आएगा कैलकुलेशन में, अब ये रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट और लेटेबल वैल्यू वो सब कंपैरिजन होता है, तो आपका इनकम 80,500 होगा, ना कि 1,20,000। ओके, तो इस तरह से आप रेंटल प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिना लोन है तो, लोन नहीं है तो। ओके, अभी जस्ट
गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून डियर पार्टिसिपेंट। बढ़िया सेशन हो गया है और अभी अपना काम बाकी है। एक काम तो ये अपना बाकी है कि अपने सभी वीडियोस ऑन करना है, जिससे कि अपना फोटो हम लोग लेंगे और आरसीएफ के इस पे डालेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा शेयर कर देना, मतलब हाँ सर, डिसेबल कर देना। मैं ये करता हूँ, शायद आपको होस्ट कर देता हूँ बना के। हाँ, थोड़ा वो कर दीजिए। मेक अ तो होस्ट। हाँ, तो फोटो निकालने में ओके सर, थोड़ा मैं सा अभी आपको होस्ट बनाया इसमें। तो दोस्तों, किसी को क्वेश्चन हो तो भी साथ में पूछ सकते हैं और साथ में अपना वीडियो भी ऑन रख सकते हैं। बहुत जल्दी ही फोटो हो हम लोग लेंगे, जिससे कि आरसीएफ के सोशल मीडिया पे हम लोग डालेंगे। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना वीडियो ऑन करें और बहुत जल्दी हम लोग एक फोटो लेने वाले हैं और प्रोग्राम को भी कंक्लूडिंग हम लोग करने वाले हैं। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो ऑन करेंगे। तो सभी को अपना वीडियो ऑन करना है। तो सर स्क्रीन ये नहीं हो रहा है। अच्छा, ये एक ना सर, स्क्रीन, मैं स्क्रीन शेयर तो फिर से शेयर कर देता हूँ सर। हाँ वापस शेयर हो गया हो। काफी लोगों का वीडियो ऑन हो गया है। बाकी लोगों का मैं, हाँ काफी लोगों का वीडियो ऑन है। तो सर स्क्रीन थोड़ा मुझे शेयर करने का दीजिए। यस सर। मुझे लगता है ये स्क्रीन शेयर कट हो गया, तो बाद में शायद फोटो आ सकते हैं। हाँ हाँ सर, यस सर, मैं वो न्यू शेयर करता हूँ और हाँ, स्क्रीन सभी के वन। ऑलमोस्ट सभी वीडियोस ऑन है। यस सर। सिर्फ ये एम रमेश और सुरेश सूर्यवंशी यस सर सर। का बाकी है। ये प्रांजलि कुलकर्णी मैडम का बाकी है। सर अभी विजिबल है? नहीं, स्क्रीन ही शेयर हो रहा है। अच्छा। और स्वप्नाली पवार का वीडियो ऑन नहीं है। अनिकेत शिंदे जी का वीडियो ऑन नहीं है। शुभम का वीडियो ऑन नहीं है। प्रणब का वीडियो ऑन नहीं है। थोड़ा सा वो आप वीडियो आपका ऑन कीजिए, तब तक हम लोग एक स्क्रीन को थोड़ा सा शेयरिंग बंद करेंगे। और दोस्तों, आज का सेशन बहुत बढ़िया हुआ है। काफी पॉइंट सर ने कवर किए हैं। वैसा देखा जाए तो बजट, यूनियन बजट 21-22 बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत भारी है। और इतने बड़े बजट को एक सवा घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी सर ने वो बढ़िया से कवर किया है। तो मैं कुछ फोटो ले रहा हूँ। ओके, ये अपने को आरसीएफ के मैनेजमेंट के हिसाब से, ये मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग आरसीएफ के वेबसाइट पे डालेंगे, हम लोग सोशल मीडिया पे। तो पार्टिसिपेंट बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं जाता हूँ वोट ऑफ थैंक्स की तरफ। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा और सर ने काफी पॉइंट कवर किए। वैसा ये बजट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे सैलरीड आदमी के लिए और हमारे घर के लिए क्या क्या बेनिफिट है, सर ने अच्छे से बताया। तो इनकम टैक्स लॉ के बारे में सर ने थोड़ा सा अपने को बताया।
और कुछ कुछ वीडियोस है ऑन करके रख सकते हैं। निकिता पाटिल मैडम का ऑन नहीं हुआ है, स्वप्नाली पवार, शिवानी, है ना, ये सबका आप ऑन कीजिए तो मेरे को फोटो लेने में अच्छा होगा। तो आपको आरसीएफ वेबसाइट में भी आपके फोटो आएंगे तो बढ़िया मजा आएगा। तो टीडीएस के ऊपर भी सर ने बात की और एक नया कंसेप्ट अभी आ गया है। नया कंसेप्ट ये आ गया है कि जीरो कूपन बॉन्ड वो आ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिबेंचर, वो थोड़ा सा सर ने आइडिया दिया और रिटर्न फाइलिंग के बारे में बहुत बढ़िया बताया। और 3 महीने से में वो 3 महीने के से वो रिड्यूस हो गया है, वो भी अपने को आइडिया आ गई। और सर ने लिव ट्रैवलिंग कंसेशन, है ना, कैश स्कीम के बारे में बताया। और अफोर्डेबल हाउसिंग एडिशनल डिडक्शंस ऑफ 1,50,000 रुपीज अंडर सेक्शन 24, वो सर ने बढ़िया बताया। और एक पॉइंट उन्होंने कवर किया, जो सीनियर सिटीजन है 75 एंड अबव, तो उनको नो टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कोई जरूर नहीं है, इनकम पेंशन इंटरेस्ट उसमें चलता रहेगा उनका। और एक अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया है कि टैक्स ऑन रिसिप्ट फ्रॉम द हाई प्रीमियम यूलिप्स, ओके, वो उन्होंने बताया। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द पीएफ अबाउट 2.5 लाख, ओके, पर एनम, ये एक अच्छा सर ने बताया। तो मुझे लगता है काफी पॉइंट सर ने कवर किए हैं। और एक 4 न्यू लेबर कोड्स एक्सेलरेट इम्प्लीमेंटेशन, ये एक उन्होंने नया पॉइंट बताया है। और हाउसिंग का रूल्स के बारे में उन्होंने बताया और जो लोगों ने भी क्वेश्चन पूछे थे अच्छे से उन्होंने क्लैरिफाई किया है। और मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि जब भी सर का ये सेशन होता है तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं। आज के जो वेबिनार में थे 60 के करीब पार्टिसिपेंट थे, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत ही आभारी हूँ। और ये सोशल मीडिया पे फोटो भी बढ़िया आएगा है, फोटो मैंने ले लिए है। और सर ने इतना अपने को बहुमूल्य समय दिया और इस बजट के बारे में हमारे को क्या यूज है, हमारे से रिलेटेड क्या है, अच्छे से बताया। तो सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से और आरसीएफ ट्रेनिंग सेंटर थर की ओर से और टोटल आरसीएफ की ओर से मैं बहुत बहुत स्मितेश भोसले जी का आभारी हूँ। और सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। कम से कम 6-7 क्वेश्चन भी आ गए हैं, उसका क्लैरिफिकेशन भी सर ने दिया। तो सभी पार्टिसिपेंट का एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मैं एचआरडी के आरसीएफ के एचआरडी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज का वेबिनार यही समाप्त हुआ ऐसा मैं जाहिर करता हूँ और सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आज का मीटिंग है वो एंड कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट का आभारी हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, और थैंक यू फॉर ये अपॉर्चुनिटी के लिए। Thank you, सर हमेशा नए नए इनिशिएटिव्स करते रहते हैं, सो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सर सभी पार्टिसिपेंट का आज का दिन अच्छा जाए ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ और हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक्स यू, टू ऑल। थैंक यू, थैंक यू।